हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो को करिकुलर का सब्जेक्ट है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, तो उसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। एंड टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक दो एग्जाम्पल एंड उसके बाद क्वेश्चन करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिए हुए हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट दी हुई है एंड इसके साथ साथ इसमें इनके नीचे ये 1 2 लिखे हुए हैं, मतलब कौन से नंबर पे ये आते हैं। इस तरीके के सवाल आते हैं, इसीलिए इनको याद करना पड़ेगा हमें। जैसे ओ है तो वो कौन से नंबर पे आता है, 15 पे आता है। इसी तरीके से सारे याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, यानी कि वोवेल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, और बाकी के बचे अक्षर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और ये कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे दी हुई हैं, जैसे कि ए है तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए का विपरीत लिखना होता है या इस तरीके का कोई सवाल आता है तो उसमें बताने होता है, तो इसलिए ये भी याद करने पड़ेंगे हमें। जैसे एम है तो एम का विपरीत कौन होगा, एन। सी का उल्टा होगा एक्स। इसी तरीके से ये भी लर्न करने पड़ेंगे। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है, निम्न को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उसका चयन कीजिए जो सबसे पहले आता है। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले बताना है कौन सा लेटर पहले आता है, तो उसी के हिसाब से वर्ड बताना है कौन सा सबसे पहले आएगा। जैसे डब्ल्यू तो चारों में दिया हुआ है, उसके बाद ए भी 3 में दिया हुआ है ए, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें आर आ गया। उसके बाद दिया हुआ है एस, तीसरे नंबर पर एस और फिर आर, तो एस से पहले आर आता है तो इसका आंसर हो जाएगा वॉर, ऑप्शन नंबर सी। यही वर्ड होगा जो पहले आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उसका चयन कीजिए जो अंतिम स्थान पर आता है। अब इसमें वर्णमाला के जैसे अरेंज करना है और बताना है कि वर्ड जो अंतिम स्थान पर आएगा। इसमें पहले में पूछा गया, उसके बाद इसमें अंतिम स्थान पर पूछा गया। तो इसे देख के पता लग रहा है, क्योंकि वाई जो होता है ना वो सबसे लास्ट में आता है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज में वाई जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब जो ये वर्ड है ये भी सबसे लास्ट का ही होगा, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो दूसरे स्थान पर आता है। इसमें दूसरे स्थान पे बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिलीट। कैटेगराइजेशन के अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके मध्य यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो मैं इसका भी एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, उसके हिसाब से हम इसे सोल्व करेंगे। तो इसमें 5 से अधिक अक्षर आएंगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ऑपरेट के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े या अक्षर युग्म है जिनके मध्य उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के में उनके मध्य होते हैं। तो इसमें बताना है, जैसे ऑपरेट है तो इनके मध्य कितने अक्षर युग्म है, और तो इस तरीके से जैसे टेबल बनी हुई है इस तरीके से बना के, जैसे ओ और पी है तो इनके अक्षर युग्म हो गया ओ पी, इनके बीच में कर्मागत अक्षर है ये, कोई भी मतलब मध्य में कोई अक्षर नहीं है, ये कर्मागत है। उसके बाद वर्णमाला में इनके बीच में कौन सा अक्षर आता है, कोई नहीं आता क्योंकि ये कर्मागत अक्षर है। तो एक पेयर तो ये हो गया। उसके बाद एक पेयर हो गया ओ और आर के बीच का, ये वाला ओ और आर के बीच का। इनके बीच आते हैं पी तथा ई, इनके बीच मध्य अक्षर जो इसमें लिखे गए हैं। एंड जो एबीसीडी में आते हैं मतलब वर्णमाला में आते हैं वो होते हैं पी एंड क्यू। उसके बाद आता है इसमें ओ और टी का पेयर, जिसमें जो शब्दों के मध्य अक्षर है वो है पी ई आर ए, जो यहाँ पे है पी ई आर ए। एंड जो वर्णमाला में आते हैं अक्षर वो है पी क्यू आर एस। तो इसी तरीके से इन्होंने सारे ये अक्षर निकाले हैं कितने वर्णमाला के अंदर आते हैं और कितने इसके अंदर हैं अभी, एंड अक्षर युग्म कितने हैं। तो इसमें बताना है कि कितने अक्षर युग्म है, तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 अक्षर युग्म है। जैसे इसमें कैटेगराइजेशन में क्या है कि सी और टी एक अक्षर युग्म है, एंड इसके बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है, ए। और वर्णमाला में इसके बीच में कौन से आते हैं अक्षर, जो सी और टी के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं वो सभी ऐसे इतने सारे, मतलब इसके पेयर बनाने हैं। जैसे सी और ई का फिर पेयर बनेगा, ऐसे पेयर बनाने हैं, और बस यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर जितने पेयर होंगे उतने ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो जैसे 5 से अधिक बनेंगे तो 5 से अधिक पेयर होंगे।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, यदि शब्द कंसिक्वेंटली के सभी 12 अक्षर वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। ऑप्शन नंबर सी, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे के 11वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा? तो इसे इस प्रकार समझेंगे, जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला है और इसमें मैंने नंबर भी लिख दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाएं सिरे से, मतलब दायां ये है और बायां ये है, तो दाएं सिरे से 11वें अक्षर के 11वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें अक्षर के दाईं ओर, उसके भी दाईं ओर मतलब इस तरफ छठा अक्षर कौन सा होगा? तो अब इसमें छठा अक्षर होगा 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर होगा वी। तो इसका आंसर हो जाएगा वी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसको भी इसी तरह से लिखा है, जैसे देखो इसमें लिखा गया है जो प्रथम अर्धांश है, प्रथम अर्धांश मतलब शुरू के जो अक्षर है ये ए से, इसको उल्टा लिखना, विपरीत क्रम में मतलब पहले एम एल ऐसे लिखना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाईं ओर से 19वां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो एफ जो होगा वो दाईं ओर से 19वां अक्षर होगा, एफ इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक तीसरा वर्ण हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रेणी में कितने स्वर होंगे? तो प्रत्येक तीसरा जब हम हटाएंगे तो उसमें 2 हमारे स्वर निकल के आएंगे, क्योंकि देखो जब हम प्रत्येक तीसरा अक्षर, जैसे ये सी हटाया, फिर उसके बाद एफ हटाया, उसके बाद आई हटाया, फिर मतलब इसी तरीके से प्रत्येक तीसरा अक्षर हटाया तो हमारा इसमें ए तो रहेगा, ई जो होगा वो भी रहेगा, उसके बाद आई होगा, आई हट जाएगा, उसके बाद इसमें ओ जो होगा ओ भी हटेगा एंड यू भी हट जाएगा, तो हमारे 2 अक्षर बचेंगे, वो है ए और ई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के। इसको भी इसी तरीके से लिखा है और फिर मतलब ऐसे ही नंबर को, जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के और एस के मध्य स्थित अक्षरों की दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर होगा इसमें आर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने एन है जिनके ठीक बाद पी है लेकिन ठीक पहले ए है? तो देखो इसमें 2 एन है, जैसे एक ये है, ठीक बाद पी है और ठीक पहले ए है, और उसके बाद ये सबसे लास्ट में है एन, उसके ठीक पहले ए और ठीक बाद पी, ये रहा, 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी सब्जी का नाम अक्षरों आई के एम एन पी पी यू से बनता है, यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो इसका जो अक्षर का जो वो होगा, सब्जी का नाम होगा, वो होगा पंपकिन, और इसमें लास्ट का अक्षर आएगा एन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि पहले आया भी हुआ है दिसंबर 2023 में। इसमें बी एम ओ ई ओ क्यू और एच क्यू एस श्रृंखला में अगला पद बताना है कौन सा है। तो इसमें ऐसे ज्ञात करते हैं, जैसे बी है तो बी कौन से नंबर पे है? दूसरे पे। उसके बाद ई बी सी डी छोड़ा और उसके बाद ई लिखा, एंड यहाँ पे एफ जी छोड़ा एच लिखा। तो इसके बाद क्या आएगा? 2 अक्षर छोड़ने के बाद, जैसे एच के बाद आता है आई जे, उसके बाद आएगा के, तो के पहला अक्षर होगा और के इसमें ही है सिर्फ आंसर में, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी दिसंबर 2023 में आया हुआ है। ए के बाद जैसे डी आया तो कितने अक्षर हमने बीच में छोड़े, उसके बाद जैसे पी के बाद वाई आया, कितने अक्षर हमने छोड़े, इसी तो डी एंड पी के बीच में आएगा आई, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है ए बी डी ई एफ
HIJK एंड इनके बीच में कौन सा एक ऐसा मतलब कौन से वर्ड आएंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा MNOPQ, ये वाला इसमें राइट हो जाएगा। अभी हमारा एक जो फर्स्ट यूनिट थी उसका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। सेकंड टॉपिक है हमारा एनालॉगी टेस्ट एंड इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार कुख्यात का संबंध विख्यात से है तो उसी प्रकार उत्थान का संबंध किससे होगा, तो उत्थान का संबंध होगा पतन से। इस सेकंड टॉपिक के क्वेश्चन है, सबसे पहला है पायरिया का दांत से संबंध है तो ट्रेकोमा का किससे होगा, तो ट्रेकोमा एक आंख का रोग है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है गाय बछड़ा, तो शेरनी का संबंध होगा शावक से, शेरनी शावक। एंड ये क्वेश्चन देखो पहले भी आया हुआ है दिसंबर 2023 में। इसमें ठोस का जमना, तो गैसे गैसे का होगा गंध। उसके बाद है अपराधी का संबंध है जेल से, तो गायें होंगी हमारी गौशाला में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विषाणु चेचक जीवाणु का होता है टाइफाइड से। उसके बाद राष्ट्र राष्ट्रपति, राज्य होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है मोटर कार गैराज, तो वायुयान होगा हैंगर। उसके बाद पिरामिड 8 है पिरामिड इजिप्ट और एफिल टावर है फ्रांस। उसके बाद है न्यायालय न्याय, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पताल में, जैसे न्यायालय में न्याय मिलता है अस्पताल में उपचार होता है। उसके बाद है क्रांति परिवर्तन और समझौता शांति। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा STUV। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 8 9 एंड इसके बाद 64 और यहाँ पे बताना है क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहले आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें 39 91 फिर 51, उसके बाद क्या आएगा 119। नेक्स्ट है पृथ्वी एवं चंद्रमा, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य और यूरेनस। नेक्स्ट है PSDG एंड यहाँ पे आएंगे EHTW। उसके बाद ये आकृति दी हुई है और इसमें बताना है हमें कौन सी आकृति आएगी, तो जैसे यहाँ पहले 3 आकृति हुई, फिर 1 2 3 4 5 5 बढ़ गई, फिर तो अब 4 हुई, तो 4 से कितनी होगी 2 और बढ़ जाएंगी यानी 6 डंडों वाली हो जाएगी, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा सही इसका। उसके बाद है प्रश्न आकृति इस तरीके से, तो जैसे ये ट्रायंगल इसको इस तरीके से करा लेकिन चोटी पे इसकी ये है, तो अब इसको इस तरीके से घुमाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बताना है हमें, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक 3 चल गया हमारा अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड सवाल से होंगे, सोल्व करने पड़ेंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है उस संख्या को पहचानिए जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है, तो इसे सोल्व करेंगे हम इस तरीके से। देखो माना संख्या जो थी वो है हमने माना x, उसके बाद x को जब हम मतलब स्वयं के साथ 14 बार जब जोड़ते हैं इस x को इसी के साथ 14 बार जोड़ेंगे तो ये आएगा 15x। उसके बाद 15x बराबर हो जाएगा 195 एंड x इज इक्वल टू 195/15, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, तो x का मान आ गया हमारा 13, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13। उसके बाद है कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए, यदि 20 बच्चे अधिक होते हैं तो प्रत्येक को 5 संतरे कम मिलते हैं, बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। तो देखो संतरों की संख्या मानी हमने x, उसके बाद कुल बच्चे जो थे वो माने 40 और कुल वितरित संतरे यानी कि संतरे कितने बटे 40 इंटू x, 40 संतरे थे सॉरी x संतरे और बच्चों की संख्या 40, तो 40 इंटू x यह है यदि 20 बच्चे अधिक हो तो 5 संतरे बच्चे को 5 संतरे कम मिलते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे कुल बच्चे 40 है प्लस अगर ये इसमें हम तो अगर 20 बच्चे अधिक हो यानी कि 40 प्लस 20 यानी कि 40 प्लस इसमें हो जाएंगे 20 एंड अगर 5 संतरे कम हो जाते हैं यानी कि x माइनस के 5 हो जाएगा, तो क्या होगा 40
इंटू एक्स बराबर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, जैसे कुल वितरित संतरे इतने हुए और 40 + 20 ये हमने ये जोड़े कुल बच्चे, उसके बाद इनकी गुना करी हमने कुछ संतरों की संख्या में, x - 5 संतरों की संख्या है, तो ये सोल्व करने पर आ जाएगा 40 × x = 40x। उसके बाद 40 + 20 60 हो जाएगा, और 60 के जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x, उसके बाद 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो -300, और 40x तो 60x - 40x, तो यहाँ बचेगा -20x, क्योंकि हम छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं ना, इसलिए -20x। और इधर है हमारा -300, और जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार 0 से 0 हट जाएगी, यहाँ बचेगा x = 30 अपॉन इधर से 2 आ जाएगा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब प्रारंभ में कुल वितरित संतरों की संख्या थी 40 × x। अब हम अगर x की जगह 15 रखें तो हमारा आंसर आएगा 600। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन भी डी हो जाएगा 600। कि बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी होगी, तो उनकी संख्या होगी 600। के बाद है निश्चित संख्या में कुछ घोड़े और समान संख्या में कुछ आदमी कहे जा रहे हैं। आधे लोग अपने घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं जबकि बाकी लोग अपने घोड़ों को ले जाते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि भूमि पर चल रहे पैरों की कुल संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या कितनी होगी? तो इसे मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 14। तो इसमें घोड़े होंगे y एंड आदमी होंगे हमारे y/2, क्योंकि आधे आदमी जो है वो बैठे हुए हैं घोड़ों के ऊपर और आधे जो जमीन पे चले हुए हैं, इसीलिए y/2। उसके बाद 4 पैर घोड़ों के होते हैं इसलिए 4y, और 2 आदमी के होते हैं इसलिए 2y/2। तो इसे सोल्व करके 70 जो होगी टोटल संख्या है पैरों की। अब इसे सोल्व किया तो यहाँ 4y आया एंड y बचा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद 5y हो गया एंड y = 70/5 = 14। इसका आंसर हो जाएगा 14 घोड़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 1200 लोगों का समूह जिसमें कि कप्तान और सैनिक है रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। हर 15 सैनिक पर एक कप्तान है। समूह में कप्तानों की संख्या क्या है? 15 सैनिक पर एक कप्तान है, यानी कि हर 16 लोगों में से एक कप्तान है। तो कप्तानों की संख्या टोटल कितनी है? 1200, और 1200/16, तो यह आ जाएगा आंसर 75। यानी कि समूह में कप्तानों की संख्या कितनी आ जाएगी? 75। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है। सर गिनने पर वे 80 है। उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो मोर कितने हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60। देखो, जैसे चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, तो हिरन है हमारे, डियर को हमने डी से रिप्रेजेंट किया और मोर को पी से। देखो मैं इसे करके दिखाती हूँ आपको। जैसे डियर हमारे डी प्लस पीकॉक हमारे हो गए पी = उनकी सिरों की संख्या 80 हो गई। ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमें कहा गया है कि उनके पैरों की कुल संख्या है, क्वेश्चन में दिया गया 200 संख्या है उनके पैरों की कुल। तो जैसे डियर है तो डियर के कितने पैर होंगे? 4, 4 टांगे होगी डियर के, प्लस पीकॉक के होगी 2 टांगे, 2p = इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 200। 200 हमारी इक्वेशन होगी 2, इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको 4 से अगर हम इसको गुना कर दे तो यहाँ हो जाएगा 4d प्लस ये हो जाएगा 4p = 4 की 80 में गुना करते हैं तो ये जाएगा 320। अब ये होगा 4d से 4d हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4p में से 2p जाएगा तो बचेगा 2p = 320 में से 200, तो यहाँ बचेगा 120 एंड यहाँ आएगा हमारा p = 120/2। ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60। यानी कि हमारे पिकॉक की कुल संख्या हो जाएगी 60। मोर की संख्या कितनी होगी? 60। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी? तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में वो 2700 वर्ड टाइप करती है। 3 मिनट में बताना है हमें। तो अगर 1 मिनट में वो 2700/60 यानी कि 45 वर्ड पर मिनट टाइप करती है, तो 45 × 3 = 135। ये आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर और 244 पैर हैं। बत्तख की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर उसी तरह बिल्कुल सोल्व होगा ये क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। उसके बाद किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की कुल संख्या 224 है जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताइए कि इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68।
क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। उस यदि उपहारों की संख्या 420 है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे? तो देखो, जैसे पार्टी में एक्स व्यक्ति थे, माना कि एक्स है व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दिया, यानी कि सबको गिफ्ट दिया, लेकिन अपने आप को नहीं दिया, इसलिए x-1। उसके बाद हम लिखेंगे कि एक्स व्यक्ति ने x-1 को गिफ्ट दिया बराबर 420। अब x-1 की जगह हम रख के देखेंगे 20, तो 20 को अगर मतलब x-1 इज इक्वल टू मतलब 20-1 तो 19 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो इज इक्वल ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 380, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 420 गिफ्ट है। अब उसके बाद हमने 21 रख के देखा तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आया 420, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 420, इसलिए पार्टी में 21 व्यक्ति शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियां एक साथ बजने लगी, फिर क्रमानुसार 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड के अंतर में बजने लगी। कितने मिनट के पश्चात फिर वे एक बार चारों घंटियां एक साथ बजने लगेंगी? तो इसमें सारी सेकंड्स को हमने इस तरीके से लिखा, और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360 सेकंड, एंड 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120। उसके बाद एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दोगुनी है, पिता माँ से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु कितनी है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 वर्ष। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। बेटी की उम्र मानी हमने x, बराबर हो जाएगा हमारा माँ की उम्र क्या थी, बेटी की उम्र से दोगुनी, तो 2x। और अब जब हमने जो बेटा था वो माँ की उम्र से 2x प्लस 20 साल -20 साल छोटा था, तो -20 इज इक्वल टू अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा था, यानी कि x प्लस 5 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और जो ये वाला x है ये इधर आ जाएगा, यानी कि -x इज इक्वल टू 20 प्लस 5। उसके बाद इन्हें सोल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 25, और तो यानी कि x का वैल्यू होगी 25, या x थी हमारी पुत्री यानी बेटी, तो बेटी की उम्र है 25, लेकिन जो माँ की उम्र थी वो थी उससे 2x, तो इनको इंटू कर देंगे हम, x का दुगनी, तो 25 की दुगनी हो गई हमारी 50 वर्ष थी हमारी माता की उम्र। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिता की उम्र जो है वो माता की उम्र से 10 साल बड़ी है, तो जब हम 50 में 10 साल मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे 60 वर्ष के हैं उनके पिताजी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 60 वर्ष। तो आंसर हमारा हो जाएगा 60 वर्ष। उसके बाद है, एक पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल है 70 वर्ष। उसके बाद 10 वर्षों बाद पुत्री की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होती है, तो पिता तथा पुत्री की आयु कितनी होगी, कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष। पिता की आयु और पुत्री की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। उसके बाद है, सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन टेस्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, आप बताइए कि उस महिला का पुरुष की नानी से क्या संबंध है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्री। उसके बाद है, आरती का परिचय देते हुए अजय ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, आप बताइए कि अजय आरती से किस प्रकार संबंधित है? तो अजय जो होंगे वो आरती के पिता होंगे। उसके बाद है, रिया और सुरेश अमित की 2 संतान है, सुरेश का पिता अमित है परंतु रिया अमित की बेटी नहीं है, रिया अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी। उसके बाद है, यदि ए बी का पुत्र है, सी का पिता है, तो बी सी से कैसे संबंधित है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा दादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है तो अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चचेरा भाई। उसके बाद है संजू की ओर इशारा करते हुए सौरभ ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। संजू सौरभ से किस प्रकार संबंधित है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता। उसके बाद है एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता। नेक्स्ट है रवि ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। वह औरत रवि से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ऑप्शन है इसका सी, पत्नी। नेक्स्ट है पदक प्राप्त करते हुए व्यक्ति को दिखाते हुए आरती ने कहा, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। वह व्यक्ति आरती का कौन है? तो उसका चचेरा भाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को ये लिखा गया है तो सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखेंगे? तो जैसे विजय को लिखा गया है तो ABCD के नंबर होते हैं, तो उन नंबरों को पहले इस पे डाला गया, फिर जो ये लिखा गया है इसके ऊपर नंबर डाले गए। अब देखा कि मतलब नंबरों के बीच कितना डिफरेंस है। जैसे V के बाद W आता है +1 जोड़ के VW। उसके बाद इसी तरीके से सारे वर्ड्स के बीच एक एक जोड़ा गया है। ऐसे ही हमें ये निकालना है। जैसे ये लिखा है सुधा, उसके बाद एक +1 करके एक एक अक्षरों के बाद कौन सा अक्षर आएगा वो ये बनेगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कूट भाषा में टच को ये लिखा गया है तो उस भाषा में प्लेन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये। उसके बाद है जिस कोड भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा हुआ है तो उसी को ऑक्यूपेशनल में कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है यदि किसी कोड भाषा में क्रैक्स को ये लिखा गया है तो स्प्राउट को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है यदि किसी कूट भाषा में पॉकेट को ये लिखा गया है तो जोकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो ये आपको करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं कराऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। जैसे यदि किसी भाषा में 20 को ये लिखा जाता है तो 11 को उसी भाषा में कैसे क्या लिखेंगे? उसके बाद है कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या ये लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? इसमें भी नंबरों को ऐड करना इसी तरीके से लिखा जाएगा, ये भी। उसके बाद है यदि किसी कोड भाषा में इंडिया को ये लिखा जाता है, इसके रूप में लिखा जाता है तो नोएडा को उसी भाषा में लिखा जाएगा, नोएडा को इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि AU 21 और एग को 245 तो आप बेक को कैसे कोड करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 110। उसके बाद है यदि केजेस को रॉकेट्स कहा जाता है, रॉकेट्स को ट्रैप्स कहा जाता है, ट्रैप्स को प्लैनेट्स कहा जाता है, प्लैनेट्स को एरोप्लेन्स कहा जाता है, एरोप्लेन्स को साइकिल्स और साइकिल्स को कार्स कहा जाता है, तो अर्थ को क्या कहा जाएगा? अर्थ को एरोप्लेन कहा जाएगा। उसके बाद है यदि लखनऊ को अजमेर, अजमेर को उदयपुर, उदयपुर को भोपाल, भोपाल को चंडीगढ़ तथा चंडीगढ़ को पंजाब कहा जाता है तो झीलों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उसका आंसर हो जाएगा भोपाल। किसी सांकेतिक भाषा में इसका अर्थ होता है आर मैन लाफिंग, और इसका अर्थ होता है मैन एंड वुमन, एंड इसका अर्थ होगा टाइगर्स आर मैड। उसी भाषा में लाफिंग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो इसमें लाफिंग का जो शब्द है ये प्रयोग हुआ है, ये SUT। उसके बाद यदि किसी सांकेतिक भाषा में निक का पेन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसका अर्थ होता है हु आर यू, एंड इसका अर्थ होता है यू मे कम हियर, एंड इसका अर्थ होता है कम एंड गो, तो उसी भाषा में इसका अर्थ क्या है? तो इसका जैसे NIK लिखा हुआ है, इसमें इसका अर्थ है WHO, हु या आर, ठीक है। उसके बाद है
किसी निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हाउ आर यू, 4 2 3 का अर्थ है हाउ आर दे एंड 365 का अर्थ है हाउ इज शी। इस कूट भाषा में तीन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो जो तीन है, जैसे इसमें भी तीन आया हुआ है, इसमें भी तीन आया हुआ है, इसमें भी तीन, सॉरी इसमें तीन आया हुआ है। तो आपने देखा होगा जो हाउ है, हाउ भी तीनों में हाउ आ रहा है, तो हाउ जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाउ। उसके बाद है किसी निश्चित कूट भाषा में 567 का अर्थ गर्ल्स आर टॉल एंड 679 का अर्थ है गर्ल्स आर ब्यूटीफुल है तथा 681 का अर्थ है ए नॉटी गर्ल, तब ब्यूटीफुल का कूट क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9, क्योंकि देखो 679 है ना यहाँ पे, एंड यहाँ पे है गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो 9 जो होगा वो ब्यूटीफुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम टेस्ट। इस टॉपिक के अंदर हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति गाजर भोजन तथा सब्जी के मध्य सही संबंध दर्शाती है? तो गाजर देखो, गाजर ये हुआ, गाजर क्या है? एक सब्जी है, तो ये सब्जी के अंदर आएगी। उसके बाद भोजन, भोजन के अंदर क्या आएगा? सब्जी और गाजर, तो ये आकृति जो है इसको रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें पूछा गया है स्नातक और स्नातकोत्तर, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कोई सा आंकड़ा 3 वर्गों डॉक्टर शिक्षक के बीच संबंध का अच्छे से प्रतिनिधित्व करेगा? तो वो है ये डॉक्टर शिक्षक और डॉक्टर शिक्षक है, लेकिन ये दोनों क्या है तो इंसानी, तो इस तीनों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 छात्र एक घेरे में खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। जो अभिनव है वो आलोक और अंकुर के बीच में है। अपूर्वा अभिनव के बाईं ओर है। आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है। अभिनव के बगल में उसके दाहिने और कौन बैठा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर टॉपिक 9 जो है वो है पजल टेस्ट। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 लड़कियां ए बी सी डी और ई निम्नलिखित 5 शहरों मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई जयपुर में से केवल एक की यात्रा करती हैं। ई कोलकाता मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती है। डी मुंबई चेन्नई या दिल्ली की यात्रा नहीं करती है। ए जयपुर की यात्रा करती है। सी मुंबई की यात्रा नहीं करती है। सी किस शहर की यात्रा करती है? तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, देखो जैसे हमने ब्लॉक्स बनाए, देखो इसमें क्या है कि जो सारे जो शहर है उनके नाम इधर आ गए, मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई और जयपुर। उसके बाद इधर है हमारी पांचों जो लड़कियां थी ए बी सी डी और ई। उसके बाद इसमें दिया गया है कि जो एक की यात्रा करेंगी वो जो लड़कियां हैं वो सिर्फ एक जगह जाएंगी। जैसे ई कोलकाता मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती। जो ई है, सबसे पहले ए देखो, ए जयपुर की यात्रा करती है। जो ए है वो जयपुर की यात्रा करती है, यानी जयपुर पर हम टिक लगा देंगे। वो यहाँ पर भी नहीं गई, यहाँ पर भी नहीं गई, यहाँ पर भी नहीं गई और यहाँ पर भी नहीं गई। उसके बाद एक शहर वो जा चुकी, अब ये लड़कियां जो है वो उस शहर में नहीं जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ई जो है वो कोलकाता, कोलकाता भी नहीं जाती ई। उसके बाद मुंबई, मुंबई भी नहीं जाती है। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई भी नहीं जाती है। बचा डी, यानी कि जो ई है वो दिल्ली जाएगी। तो ई पर हम डी के सामने वो टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जो डी है वो मुंबई चेन्नई या दिल्ली की यात्रा नहीं करती। अब बची डी, डी किसकी यात्रा नहीं करती? मुंबई चेन्नई और दिल्ली, दिल्ली की तो वो वैसे भी नहीं करेगी। जो डी है वो किसकी यात्रा नहीं करेगी? मुंबई चेन्नई
और दिल्ली, यानी कि वो किसकी करेगी, कोलकाता की करेगी, क्योंकि वो चेन्नई की नहीं करने की, जयपुर की तो वैसे भी नहीं करेगी, तो वो करेगी कोलकाता की। तो डी पे आएगा हमारा के, कोलकाता। उसके बाद बची हमारी सी और बी। अब सी में लिखा हुआ है कि वो मुंबई की यात्रा नहीं करेगी। सी जो है हमारी मुंबई की यात्रा नहीं करेगी, और बी के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो सी पे देखते हैं मुंबई। मुंबई की यात्रा तो बी सी ने नहीं की, लेकिन डी की भी नहीं कर सकती वो, क्योंकि डी पे ई चली गई है। के की भी नहीं करेगी, और मुंबई की सी नहीं करेगी, यानी कि बी करेगी। मुंबई में जाएगी बी, और सी बचेगी हमारी चेन्नई, चेन्नई पर जाएगी सी। इसी तरीके से ये जो पांचों लड़कियां हैं ये अलग अलग जगह पर जाएगी, और एक जगह एक लड़की के लिए होगी। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सी शहर की यात्रा करती है, तो वो शहर है चेन्नई। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें दिए जाएंगे, इस तरीके से जैसे नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में लगा हुआ है। ये हैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और मैनेजर। जो ये सभी हैं, इनके ये व्यवसाय हैं। उनमें से हर एक सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है, यानी कि हर एक इसी तरीके से होंगे कि कोई ना कोई से दिन, कोई से भी दिन, एक दिन घर के लिए मतलब जरूर रहेगा, घर पर जरूर रहेगा। उसके बाद है वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है। सी मंगलवार को घर पर रहता है। डी न तो डॉक्टर है और न ही अध्यापक है, वह शुक्रवार को घर पर रहता है। ए जो कि डॉक्टर है, न तो शनिवार को और न ही बुधवार को घर पर रहता है। बी इंजीनियर है, जो बुधवार को घर पर रहता है। ई मैनेजर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। नहीं दिया हुआ है ई मैनेजर है, तो गलत तो वही वाला है कि बी मैनेजर तो नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी हमारा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही बताना है। तो मैनेजर की छुट्टी सोमवार को थी क्या, देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है बी इंजीनियर है, जो बुधवार को घर पर रहता है। क्वेश्चन में वकील जो है वो मंगलवार को रहता है, ये गलत है। उसके बाद मैनेजर सोमवार के दिन रहता है। इसमें इंजीनियर जो है वो बुधवार को घर पे रहता है। उसमें अध्यापक रहता है घर पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक शुक्रवार। उसके बाद है वैज्ञानिक कौन है, तो वैज्ञानिक जो है वो डी है, क्योंकि डी जो है वो न तो डॉक्टर है और न ही अध्यापक है, और वह शुक्रवार को घर पर रहता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वैज्ञानिक है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो ए है, अध्यापक कोई और है, और वकील ये रहा, मैनेजर ये रहा, तो बचा गया हमारा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक है हमारा डी। उसके बाद है वैज्ञानिक के घर पर रहने के ठीक बाद वाले दिन निम्न में से कौन सा घर पर रहता है। वैज्ञानिक शुक्रवार को रहता है, तो शनिवार को कौन रहेगा, शनिवार को रहेगा ई घर पर, और ई जो है वो हमारा मैनेजर है। उसके बाद है सोमवार को घर पर कौन रहता है, सोमवार को रहता है हमारा ए घर पर, जो कि डॉक्टर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप देख ले एक बार, ये इस पैराग्राफ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिसिंग नंबर। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे ये है, इसमें हमें यहाँ पे जो मिसिंग है वो बताना है क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है जिस प्रकार 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 बराबर 4 माइनस 1 3। तो उसके बाद 3 इंटू 2 6 एंड 6 माइनस 1 5। इसी तरीके से सीरीज में लगे हुए हैं ये, और हमें देखो इसी तरीके सीरीज है 2 इंटू 2 4 और 4 माइनस 1 3, और 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 3 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17, 17 इंटू 2 34, और 34 माइनस 3 सॉरी माइनस 1 33। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 33। इसी तरीके से सॉल्व करना है, जैसे ये है डी वाला, इसमें यहाँ बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें जैसे 6 × 4/3 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ है 6 × 4/3 इक्वल टू 8, इस लाइन का दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या है, 18 × 3, 18 कर दिया, उसके बाद 3 कर दिया, अपॉन में आएगा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 27। ऐसे ही इसमें करना है 15 इंटू, इसको सोल्व करने के लिए हमें ऐसे करना होगा 15 इंटू (5) बराबर 9। अब जब क्वेश्चन मार्क इधर आएगा तो ये 9 हो जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में और 15 नीचे चला जाएगा, तो इसका सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 3। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 3, जैसे यहाँ पे 3 आएगा। अब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17। क्वेश्चन है, इसमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें आएगा 25, क्योंकि 25 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पे बताना है क्या आएगा, तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई हुई है 4 × 4 × 5, 3 × 3 × 5, तो यहाँ पे आएगा 45। उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, बताना है कि क्या आएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर और उसके बहुत सारे टॉपिक वो कवर करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।